चलिए हम इस वीडियो में स्पेसिमेन पेपर का आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आपने सेक्शन 1 वीडियो देखा है, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, मार्किंग स्कीम दिया है, तो वीडियो देखने का क्या ज़रूरत है ना। तो आप सोचते होंगे, ठीक है, आपका कहना सही भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे वीडियो में सिर्फ आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ जो बेसिक्स उस क्वेश्चन के आधार पर जो समझना चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और जो पहला सेक्शन का वीडियो है वो भी, उसमें भी आप देखिए तो आपको बहुत अच्छे से रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखते हैं, एक डायग्राम दिया है, ठीक है, एक डायग्राम दिया है, बताया है कि डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज सीन इन द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक फिश का डायग्राम यहाँ दिया है, ठीक है, और एक फिश का डायग्राम है यहाँ पर, इस तरह से दिया है। तो इसका डायग्राम दिया है, ये सरफेस ऑफ वाटर दिख रहा है। तो अभी इस विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इसके लिए होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो 4A का आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऐसे क्यों है, क्योंकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझना क्या है कि जैसे ये जो यहाँ से जो लाइट जाता है, ठीक है, तो ये अभी देखिए डेंसर मीडियम में, तो पहला होना चाहिए डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये यहाँ जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है, और जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, तो याद रखिए सेकेंड कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम। तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होके तो यहाँ पर दूसरे रेज भी रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसे करके जो भी जिसका भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो ये इमेज आपको यहाँ से देखने से क्या होगा, तो इधर बाहर में दिखेगा। तो लग रहा है कि ये जो है फिश यहाँ पर दिख रहा है इमेज, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो नेम द फिनोमिना, तो आपको सिर्फ याद लिखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें मेन एग्ज़ाम में आपको बोल सकता है डिफाइन द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल, नेम एंड डिफाइन ऐसे भी बोल सकता है। तो इसलिए आपको पहले टर्म लिखना है, फिर उसका डेफिनेशन लिखना है, लेकिन इस केस में ओनली टर्म इसमें लिख सकता है। तो एग्ज़ाम में आपको डायग्राम भी बनाना नहीं है, खाली 4A टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड 2 liquids of refractive indices μ2 and μ3 are shown below डायग्राम। तो इस तरह से बताया है, यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और एक लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 पहला डायग्राम में। और एक डायग्राम दिया है, तो देखिए ये भी कन्वेक्स लेंस है, ये सेम कन्वेक्स लेंस है μ1 एंड बाहर का है μ2। और कंडीशन दिया डायग्राम भी है और कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 और μ1 इज़ ग्रेटर देन μ3। तो ये कंडीशंस दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि हाउ वुड अ पैरेलल इंसिडेंट बीम रिफ्रैक्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द लेंस इन ईच केस। अब इसको यदि पैरेलल बीम दे दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, तो ये पूछ रहा है। अभी जब आप लेंस के बारे में सोचेंगे, कन्वेक्स लेंस, पैरेलल बीम, है ना, पैरेलल बीम, कन्वेक्स लेंस,
तो ये तो बहुत आसान से आपने पढ़ के किया है, तो ये तो ऐसे कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम लोग। अभी इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, μ1 μ3 है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा तो हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं, तो वो आईसीसी चेक कर रहा है आपको। तो अभी ये आपको बेसिक क्या याद रखना है इसमें, ये आंसर देने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको बता दे रहा हूँ। तो ये याद रखिए कि ये जो लेंस होता है जनरल केस में, नॉर्मल केस में ये लेंस होता है, ये ग्लास से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए 1.5 के करीब, है ना। और जो बाहर का मीडियम है ये एयर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ये नॉर्मल केस में ये है। अभी इस नॉर्मल केस में देखिए पैरेलल रे, ये देख कन्वर्स, तो ये तो आप पढ़ के रखें है ना एग्ज़ाम से पहले, बेसिक से है। अभी इसको अप्लाई कीजिए। अभी देखिए वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका एयर का 1 है। तो ग्लास का, इसका मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है मीडियम से, तो वो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा। तो ये बेसिक है। अभी यहाँ पर देखिए ये कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम है μ3। तो ये μ1 ग्रेटर देन यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में μ3 है, तो इसका रिलेशन यहाँ लिख लेता हूँ, μ1 ग्रेटर देन μ3। ये इसके लिए अप्लाई होगा। और इस केस में होगा μ2 ग्रेटर देन μ1। ठीक है। तो अभी यहाँ पर कंपेयर कीजिए μ1 और μ3। तो यहाँ पर μ1 बड़ा है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है मीडियम से, तो इसका मतलब वो कन्वर्ज करेगा। तो ये सिचुएशन जो नॉर्मल सिचुएशन ही यहाँ पर मिल रहा है, तो पैरेलल बीम कन्वर्ज करेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस नॉर्मल केस में कन्वर्ज करता है। अभी देखिए इस केस में μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। अभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस का मटेरियल से, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका उल्टा हो गया। तभी ये नॉर्मल सिचुएशन से उल्टा है, तो इसका आउटकम भी उल्टा ही होगा। तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ज नहीं होगा, कन्वेक्स लेंस है, फिर भी ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस द रेज। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या ना कन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कॉन्केव लेंस? तो आंसर होगा यस, और रीजन होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस ये बिहेव करेगा। तो और एक क्वेश्चन भी आपको मिल गया। अभी यही क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम में, अभी स्पेसिमेन पेपर में ये कन्वेक्स लेंस दिया, अभी आपको दे दिया कॉन्केव लेंस, एग्ज़ाम में कॉन्केव लेंस दे दिया, तो क्या करेंगे, ये μ1 ये μ3 और ये बड़ा है। अभी इस केस में भी नॉर्मल आपको याद रखना है, ये ग्लास का बना रहता है, ये बाहर में एयर रहता है 1, है ना। तो जब ग्लास का ज़्यादा होगा यानी कि μ1 ज़्यादा होगा, तो ये कॉन्केव डाइवर्ज करेगा, तो इस केस में डाइवर्ज होगा इसका, यदि ये कॉन्केव लेंस दिया जाता है। और इस केस में कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। इस केस में कॉन्केव लेंस अभी कन्वर्ज करेगा, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया इस केस में, बेसिक्स, है ना। तो ये फ़ायदा है वीडियो देखने का। तो आपका सोल्यूशन में ये सब नहीं दिया हुआ है, मार्किंग स्कीम में जब नहीं दिया है, तो इसलिए वीडियो देखिए। तो मेरे वीडियोज़, टेक्निकल वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत अच्छे से फिज़िक्स समझ में आएगा। और बेसिक चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है
वो समझ में आएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, लेंस का बड़ा होगा। तो ये बेसिक याद रखें, तो उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया है, सॉरी इसमें सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का ए था और ये बी हो गया ना। अभी सेकंड पार्ट में जाते हैं। तो आपको ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको सेम जो सिस्टम दिया है वैसे ही लिखना है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33 एट सर्टेन टेम्परेचर। व्हाट इज द व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 40 डिग्री और बाई 40 डिग्री सेल्सियस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस टू x। तो पहले मान लीजिए 30 डिग्री में 30 डिग्री सेल्सियस में 1.33 था और अभी 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो 70 डिग्री सेल्सियस में x है। तो अब बता रहा है x इज़ लेस देन 1.33 और x इज़ मोर देन 1.33। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपने टेक्स्ट बुक में कहाँ से पढ़ा है, ये कहाँ पर पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें आपने देखा होगा टेम्परेचर, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। तो अभी ये टेम्परेचर बढ़ गया है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? x, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ए का, x इज़ लेस देन 1.33। टेम्परेचर ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो इससे कम हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन दिस। तो आपको सिर्फ यही लिखना है। फिर स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो डिफरेंस आपको लिखना है। चलिए अब इसका डिफरेंस हम पता कर लेते हैं। दो डिफरेंस, ठीक है, 2 मार्क्स का है। और तो पहले मैंने लिखा नॉर्मल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस at all angles of incidence, चाहे कोई भी इंसिडेंस हो वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या बताया था? सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than the critical angle for the pair of media। ठीक है, जो हो सकता है ग्लास एयर हो सकता है, ग्लास वाटर हो सकता है, एयर ग्लास हो सकता है, वाटर एयर वाटर हो सकता है। तो उसमें जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे ज़्यादा होगा तभी रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन इसमें जैसे मिरर में होता है, कोई भी एंगल में फॉल करेगा तो सब केस में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इस केस में सब एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो सेकंड केस आप देख सकते हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेस इमेजेस। ठीक है, ये इमेज। सो सेकेंड इसका डिफरेंस क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेस ब्राइटर इमेजेस। तो वो भी इमेज बनाता है जैसे हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन से लुकिंग ग्लास में देखते हैं, हम अच्छा ही देखते हैं, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेस ब्राइटर इमेजेस देन बाय नॉर्मल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया दो डिफरेंस। तो आप
उसको साथ में आप नोट भी लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। चलिए अभी 4 का थर्ड पार्ट में हम जाते हैं। तो इसमें मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू ग्रीन इज पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। तो फिर से यहाँ से कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है। तो ये कन्वेक्स लेंस एक लाइन एक्सिस खाली दिया है और इसमें देखते हैं रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर्स एक साथ दिया है। रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर एक साथ पैरेलल दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द रे पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो अभी आपका बेसिक आइडिया क्या है, जब पैरेलल रे होता है कन्वेक्स लेंस से जाता है तो वो फोकस से पास करेगा। अभी यहाँ पर जाके बेंड हो गया या कन्वर्ज हो गया, कन्वर्जिंग लेंस है नॉर्मली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो अभी आप देख लीजिए ये जो कलर है, क्या ये तीनों कलर एक साथ आएंगे, यही क्वेश्चन है अब, ठीक है। तो आप इसको सिंपल तरीके से आपने प्रिज्म में पढ़ा है ना, रेड डेविएट्स लेस, वायलेट द मोस्ट, और ये जो कलर्स होते हैं ये VIBGYOR। तो ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए अभी हमें दिया है ब्लू ग्रीन एंड रेड, तो कौन सा सबसे ज़्यादा नीचे आएगा, तो ब्लू सबसे नीचे आएगा, है ना, ब्लू सबसे नीचे आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, ये आ गया रेड, ठीक है। तो ये आप स्पेक्ट्रम चैप्टर में हम सीखते हैं कि रेड इज़ डेविएटेड द लिस्ट, वायलेट इज़ डेविएटेड द मोस्ट एंड अदर कलर्स VIBGYOR। तो ये सीक्वेंस है ऑफ बेंडिंग या डेविएशन का। तभी यहाँ भी ऐसे ही है। तभी रेड सबसे कम बेंड हो रहा है, ठीक है, यदि कम बेंड हो रहा है, ये इधर जा रहा था तो ये थोड़ा कम बेंड हो गया। तो मान लीजिए ये रेड है तो रेड यहाँ पहुँचेगा। अब ब्लू थोड़ा ज़्यादा बेंड करना है, इधर सेम जा रहा है लेकिन और थोड़ा ज़्यादा बेंड करेगा तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, और फिर ग्रीन आएगा, फिर ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेंड ये सबसे ज़्यादा बेंड ये ब्लू करेगा। तो देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स में जा रहे हैं। तो आंसर होगा डिफरेंट पॉइंट्स। सो दे पास the ray passes through a single point or through different points। होगा the ray passes through different points। अब ये क्वेश्चन में इतना ही कुछ है, लेकिन जब इसी क्वेश्चन से, ये स्पेसिमेन क्वेश्चन है, ये पैटर्न इसी पैटर्न में पूछेगा तो मेन एग्जाम में थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। तो किसका फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा ऐसे पूछ सकता है। रेड कलर के लिए सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ होगा या ग्लास के लिए होगा, तो वो पूछ सकता है। तो देखिए ये ब्लू के लिए, ब्लू सबसे ज़्यादा बेंडिंग है तो ये फोकल लेंथ है, तो ब्लू के लिए सबसे कम है, रेड के लिए सबसे ज़्यादा है, F ऑफ R, F ऑफ B। या फोकल लेंथ को अरेंज करने बोल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है। तो इस केस में आपको समझ में आया, रेड इज डेविएटेड द लिस्ट, तो वो सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ है और सबसे यहाँ पर मिले, फिर ग्रीन फिर ब्लू। तो आपको ये याद रखना, ये पैटर्न याद रखना, इसी से क्वेश्चन दिया गया। तो ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में नेम द इनविजिबल रेडिएशंस which are studied using a quartz prism। अब क्वार्ट्ज प्रिज्म से कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट। रॉक्सोल प्रिज्म से होता है इंफ्रारेड। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नेम स्टेट वन यूज ऑफ दिस रेडिएशंस। तो इसका आप कोई भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं यूज्ड इन, दे आर यूज्ड इन
वाटर प्यूरीफायर लिख सकते हैं, बहुत सारे रीजन हैं। वाटर प्यूरीफायर लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, ये सब बहुत सारा पॉइंट्स हैं। दे स्टरलाइजिंग पर्पस, इसलिए ये वाटर प्यूरीफायर में यूज़ करते हैं। तो कोई भी एक आप 2-3 पढ़ के जाइए, एक पूछा है एक ही लिखिए। नंबर डी, नेम वन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशंस। तो एक्चुअली आपको और एक बात बताया था स्पेक्ट्रम का, तो ये आप विजिबल स्पेक्ट्रम याद कीजिए, ठीक है, वायलेट टू रेड, फिर इसके नीचे होगा अल्ट्रावायलेट, उसके ऊपर होगा इंफ्रारेड, और इसके नीचे एक्स रेज और गामा रेज। ये स्पेक्ट्रम का रिवीजन अच्छे से ये सीक्वेंस आता है। फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। तो अभी क्या होता है ये गामा रेज का, और आप और एक चीज़ याद रखना है कि रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड का एमंग 7 कलर। ये 7 कलर्स में रेड हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, याद कीजिए, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो अभी इधर लॉन्गेस्ट है तो वायलेट के साइड में शॉर्ट होगा, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो इससे भी नीचे होगा तो और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, तो गामा रेज का सबसे कम होगा। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। अभी देखिए वन रेडिएशन मोर देन अल्ट्रावायलेट, तो आप लिख सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एक। तो आप इसमें बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसके बेस में क्वेश्चन आता है, तो वही ये क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस याद कीजिए, गामा रेज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और उधर जाएंगे ऊपर में वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है, तो गामा का सबसे कम वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि F = c/λ। तो c फिक्स्ड है सबका, तो लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो गामा का लैम्डा कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो एक ऑर्डर याद कीजिए, दूसरा उल्टा आपको याद हो जाएगा। तो दोनों याद रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों। तो इसमें कौन सा लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूँ इंफ्रारेड, आप लिख दिए माइक्रोवेव, आप भी राइट है, मैं भी राइट हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन दिया है ना। और कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये सब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ के भी तो बेसिक समझिए और उसको अप्लाई करना, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो आपने ज़रूर इसका जो सॉल्यूशन देखा होगा, मार्किंग स्कीम में दिया है, तो आपने सोचा होगा कि ये वीडियो क्यों देखूं, क्योंकि मार्किंग में मुझे तो आंसर पता चल गया। तो सिर्फ आंसर पता करना ही नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, बेसिक्स है, वो ज़रूरी है। इसलिए आप मेरे वीडियो देखिए, है ना। वीडियो देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।